नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग खूब अच्छे होंगे। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। साथियों, आज के सेशन में हमने सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है, जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। और आने वाली जो एसएससी जीडी या पुलिस की परीक्षा है या किसी भी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम है, उसमें अगर सामान्य विज्ञान आपके सिलेबस में है तो वहां से क्वेश्चन पूछ ही लिए जाएंगे। तो ये केवल आपके लिए शामिल ऐसे किया गया कि एज ए रिविजन, यानी आप को क्या करना है, केवल वीडियो को प्ले करना है और प्ले करके सरसरी निगाह से आपको देखते जाना है। आशा है आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए बिना समय बर्बाद करें स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है ऑडियोमीटर। पहला लिखा हुआ है ऑडियोमीटर के विषय में। तो ये ऑडियोमीटर नाम का जो यंत्र है ये ध्वनि की तीव्रता मापता है। दूसरा लिखा है एनीमोमीटर, वायु की गति को नापता है। अमीटर, अमीटर जो यंत्र है ये विद्युत धारा को मापता है। बैरोमीटर एक यंत्र है जो वायुमंडलीय दाब। हर बार एग्जाम में आपको बैरोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, अमीटर या ऑडियोमीटर नाम का ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाता है, जो कि हम लोग चर्चा यहाँ कर रहे हैं। अगले में लिखा हुआ है क्रोनोमीटर, जो जलयानों में सही समय का पता लगाता है। जबकि क्रेस्कोग्राफ आप सब जानते हैं कि पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है, जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। अगले पे आते हैं, इसके आगे क्रेस्कोग्राफ के बाद अगर आते हैं इसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्रेस्कोग्राफ, तो पौधों की वृद्धि। फैदोमीटर जो होता है ये समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। जबकि गाइगर मूलक काउंटर जो होता है कोई भी रेडियो एक्टिव स्रोत जो होता है उससे निकलने वाली जो विकिरण होती है उसकी गणना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, इसका उत्तर हो जाएगा गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा। अगला लिखा हुआ है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर, इससे क्या मापा जाता है, द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। अगला लिखा है इसके पहले वाला क्या था, हाइड्रो। अब इसके आगे क्या है, हाइग्रो। ये शब्द आपको चयन करने, यानी अक्षरों आपको ड्रो और ग्रो में अंतर देखना है आपको। यानी अगर हाइड्रो है तो आपका द्रवों की अपेक्षित घनत्व, अगर हाइग्रो है तो क्या हो जाएगा, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला ये यंत्र है। जबकि लैक्टोमीटर, ये खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, स्टार बना लीजिएगा। लैक्टोमीटर जो होता है दूध की शुद्धता को मापने का ये यंत्र होता है, जिसका नाम है लैक्टोमीटर। अगले पे आते हैं लैक्टोमीटर के बाद भाई चलिए, लैक्टोमीटर के बाद एक यंत्र लिखा है जिसका नाम है मैनोमीटर। अब मैनोमीटर क्या करता है, ये गैसों का दाब मापता है। पेरिस्कोप क्या होता है, तो पेरिस्कोप जो होता है ये मुख्यतः पनडुब्बी में यूज किया जाता है। इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है, यानी कि आपका सरफेस जो समुद्र की है वो कितनी दूर पे है, यानी कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, ये आकलन किया जाता है पेरिस्कोप के द्वारा। जबकि पायरोमीटर जो है ये उच्च ताप का मापन करता है। रेन गेज जो होता है वर्षा मापक यंत्र होता है। सीज्मोग्राफ या सीज्मोमीटर जो होता है, ये सब रटे हुए हैं, स्टार बना लीजिएगा, कि हैशटैग लगा लीजिएगा कि सीस्मोग्राफ या सीज्मोमीटर जो होता है भूकंप की तीव्रता से संबंधित यंत्र होता है। जबकि स्पिग्मोमैनोमीटर जो होता है रक्त दाब का मापन करने वाला यंत्र होता है, यानी इसके द्वारा ब्लड प्रेशर को नापा जाता है या मापा जाता है स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक बात है ना। अब देखिए, ये आपके लिए जरूरी ऐसे है कि आपका ये वीडियो पड़ा रहेगा। जब भी आपको रिवीजन करने की आवश्यकता, जब भी आपको लगे कि एक चक्कर रिवीजन कर लिया जाए, तो आप चुपचाप वीडियो ओपन करिएगा, यानी आप टच करिए, वीडियो प्ले करिएगा। आपका 1 मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट, आप उसमें उतनी देर में इतना रिवाइज कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि बहुत चीज़ पढ़ने के चक्कर में ये आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं छूट जाती हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले पे आते हैं भाई। चलिए, तो स्पिग्मो मैनोमीटर के बाद अगला आता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, सोनार। यानी सोनार क्या करता है, SONAR इसका फुल फॉर्म आप कहेंगे, यानी ये शॉर्ट फॉर्म में है सोनार के विषय में। तो आप देखिएगा, समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों को पता लगाने के लिए सोनार ये का प्रयोग किया जाता है। ये रेज होती हैं एक प्रकार की। अगला लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर, जो क्या करता है, तो वोल्टेज को कम या अधिक करता है। किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। आप सब जानते हैं, आप सबके यहाँ ट्रांसफार्मर गांव में भी लगा रहता है, बाकी तमाम यंत्रों में भी ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, यानी वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए। ठीक बात है ना। आशा है इतना आपको समझ में आया होगा। इतना अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आगे भी ऐसी जानकारी पाने के लिए। अगले पे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसके आगे कुछ लिखा हुआ है, यानी ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो खूब एग्जाम में पूछी जाती है, यानी कौन चीज किसको किस में परिवर्तित, जैसे विद्युत बल्ब जो है ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, यानी परिवर्तित करके आपको प्रदान करता है। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो वैद्युत बल्ब जो होता है ये वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा, विद्युत सेल जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो कि होता है तो ये क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, जबकि डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला लिखा हुआ है माइक्रोफोन क्या करता है, तो सर माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। अगला है मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर, तो ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला लिखा है सितार, यानी सितार जो है ये क्या होता है, इसमें यांत्रिक, चूंकि सितार एक यंत्र है और इस यंत्र से क्या मिलती है, आपको ध्वनि मिलती है, यानी तो आपका यांत्रिक ऊर्जा से ये ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला है ईंधन के विषय में, तो ईंधन अब जानते हैं ईंधन से, तो ईंधन से क्या होता है, ईंधन आप देखेंगे तो ईंधन जलाने पर आप कहेंगे ऊष्मा प्राप्त होती है, तो ऊष्मा से क्या हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है कौन, ईंधन। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। तो आगे इसके हम आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए अगले पे आते हैं। तो ये कुछ आपका दिया हुआ है ये, चलिए अगले पे आते हैं। तो अगला लिखा है प्रमुख चिकित्सीय उपकरण के विषय में लिखा हुआ है, तो ये बड़ा मजेदार चीज है। यानी अगर कहा जाए पेसमेकर, तो पेसमेकर क्या करता है, हृदय में नियमित रूप से स्पंदन और धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका इस उपकरण से आप कहेंगे पेसमेकर से क्या यूज, यानी पेसमेकर जो उपकरण है इससे क्या यूज लिया जाता है, तो आप कहेंगे हृदय में नियमित रूप से स्पंदन व धमनियों में रक्त प्रवाहित होने के लिए पेसमेकर होता है। अगला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी ईसीजी जो होता है बड़ा प्रमुख है, आप सबको याद करना चाहिए। यानी हृदय संबंधित बीमारी जो है उसका पता लगाने के लिए ईसीजी जांच कराई जाती है। अगला लिखा है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, यानी ईईजी। तो आप जाने रहिएगा, अगर ईसीजी लिखा हो तो ईसीजी हो जाता है किससे संबंधित, ये हो जाता है हृदय संबंधित, जबकि ईईजी जो होता है इसका संबंध हो जाता है मस्तिष्क से संबंधित। ठीक बात है ना। अगला है यहाँ ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर क्या करता है, तो ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच करने में आवश्यकता होती है किसकी, ऑटो एनालाइजर की। अगले पे आते हैं भाई, अगला यहाँ पर अगला लिखा हुआ है किसके विषय में, अगला लिखा है सीटी स्कैन के विषय में। ये खूब जानते हैं आप लोग, यानी सीटी स्कैन संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में असामान्यता का पता लगाया जाता है किसके द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा। बायोप्सी क्या करता है, तो कैंसर की जांच करने के लिए बायोप्सी जांच होती है, कैंसर की जांच करने के लिए बायोप्सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, विधि का। अगला लिखा एलिसा टेस्ट, खूब पूछा जाता है एड्स से संबंधित परीक्षण के लिए। ऑटोप्सी क्या होती है, तो ऑटोप्सी लिखा हुआ है मृतक शरीर जो होता है उसका पोस्टमार्टम जो होता है उसको ऑटोप्सी कहते हैं। अगले पे आते हैं, अगला लिखा हुआ है यहाँ पर टूबेक्टोमी। अब टूबेक्टोमी क्या करता है, यानी टूबेक्टोमी आप कहेंगे स्त्रियों में आप कहेंगे नसबंदी संबंधित है आपका टूबेक्टोग्रामी, जबकि वैसेक्टोमी जो होता है पुरुषों में आप कहेंगे नसबंदी संबंधित होता है, इसका नाम है वैसेक्टोमी। ठीक बात है ना। यहाँ आप देखेंगे सीटी स्कैन चाहे हो गया, चाहे एलिसा टेस्ट हो गया, चाहे बायोप्सी हो गया, चाहे आपका ईसीजी, ईईजी, ये सारे आपके खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस वजह से मैंने ये कवर कराने का प्रयास किया है आपको। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले पे आ रहे हैं कुछ वैज्ञानिकों के नाम और इनसे जुड़े हुए खोजों के नाम, ये खूब पूछा जाता है। पहला लिखा हुआ है यहाँ पर इंसुलिन, तो इंसुलिन की खोज कर रहे हैं बैटिंग नाम के वैज्ञानिक। हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ करके। हैजे का टीका जो होगा उसकी खोज कर रहे हैं रॉबर्ट कोच। आरएनए की खोज आर्थर वर्क और जेम्स वाटसन। डीएनए के जेम्स वाटसन और क्रिक। अगला लिखा है पेनिसिलिन के सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रक्त परिसंचरण परिवहन के तो विलियम हार्वे। अगला लिखा है होम्योपैथिक के तो हैनीमैन। चेचक के तो एडवर्ड जेनर, ये खूब पूछा जाता है चेचक वाला। तो टीबी की चिकित्सा रॉबर्ट कोच ने, जबकि हाइड्रोफोबिया के तो लुई पास्चर आप कहेंगे, जो हाइड्रोफोबिया आपका रेबीज है इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं आपके, तो इनका नाम क्या है, लुई पास्चर। अगला लिखा हुआ है विटामिन ए के, तो विटामिन ए के हो रहे हैं, इनका नाम है, विटामिन ए के हो जा रहे हैं, इनका नाम है मैकुलन। विटामिन बी के, ये भी मैकुलन। विटामिन सी के यूजोक्स होल्कट। विटामिन डी के एफजी हॉपकिंस। बैक्टीरिया के लिवेनहॉक। विषाणु के इवानोवस्की। पोलियो टीका के जोनास साल्क। पोलियो ड्रॉप के एल्बर्ट सेबिन। गर्भ निरोधक गोलियों के लिए पिनकस। बीसीजी के लिए यूरिन कॉलमेट। बेरी के आइजैक मैन कर रहे हैं बेरी का। अगला लिखा है मलेरिया की, तो रोनाल्ड रॉस नाम के वैज्ञानिक जो हैं ये मलेरिया की कर रहे हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है जेनेटिक कोड के हरगोविंद खुराना। ठीक बात है। अगले पे आते हैं भाई, अगला लिखा हुआ है हरगोविंद खुराना। इसके बाद लिखा हुआ है डीडीटी। ठीक बात है ना, इसके कर रहे हैं डॉक्टर पॉल मुलर। एस्पिरिन के कर रहे हैं ड्रेसर। परमाणु भट्टी के एनरिको फर्मी। एरोप्लेन के राइट बंधु। बाइसिकल के मैकमिलन। कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज। बैरोमीटर के टॉरिल सेली। कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक वाला जो है इसके ब्रेनर्ड इनकर्ट मैरिनली।
अगला लिखा है प्रिंटिंग प्रेस के जे गुटेनबर्ग, रडार के टेलर एवं यंग ने रडार की खोज की। अगला लिखा हुआ है सेफ्टी लैम्प के सर हम्फ्री डेवी ने किया। अगला लिखा है टेलीविजन के जॉन लोगी यानी जेएल बेयर्ड जो हैं इन्होंने टेलीविजन खोज की। लिफ्ट की खोज करने वाले हैं एलिसा ग्रेविस ओटिस, ठीक बात है ना। अगला लिखा हुआ आपका रेखागणित के संबंध में खोज यूक्लिड यानी रेखागणित की स्थापना करने वाले यूक्लिड हो गए। अगला लिखा है टेलीस्कोप के विषय में तो गैलीलियो, रिवाल्वर के तो कोल्ट, ये बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन। अंधों के पढ़ने लिखने की जो लिपि है तो लुइस ब्रेल, आप जानते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है लुइस ब्रेल का जन्मदिन कब मनाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के यानी गति के नियम तो न्यूटन ने, लॉग यानी लघुगणक के जॉन नेपियर और क्रेस्कोग्राफ के महान वैज्ञानिक जेसी बोस। अगला लिखा है सिलाई मशीन के इलियास हो नाम के वैज्ञानिक कर रहे हैं सिलाई मशीन का आविष्कार करने वाले। अगला कुछ मात्रक हैं यानी आप कहेंगे कुछ क्या कहते हैं इकाइयां हैं, मापन की इकाइयां हैं और उनके मात्रकों के नाम जो खूब पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ। अगर पूछा जाए प्रकाश वर्ष के विषय में तो ये दूरी का मापन है, सबसे बड़ा मात्रक है दूरी का। खगोलीय मात्रक तो ये भी दूरी का। पारसेक दूरी का। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का। डेसिबल समुद्र की तीव्रता का, ठीक बात है ना। अगर यहाँ कहा ल्यूमेन तो ज्योति फ्लक्स का। अच्छा अगर कहा जाए बार मात्रक है तो वायुमंडलीय दाब का। ओम है तो विद्युत प्रतिरोध का। मैक है तो पराध्वनिक गति का। कैलोरी है तो आप कहेंगे ऊष्मा का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा कैलोरी। कूलाम हो जाएगा किसका मात्रक, तो विद्युत आवेश का मात्रक, ठीक बात है। अगले पे आते हैं इसके नीचे। चलिए यहां से लिखा है नॉटिकल मील समुद्री दूरी, नॉट समुद्री गति, फैदम समुद्री गहराई, डायोप्टर लेंस की क्षमता, पास्कल दाब का मात्रक, हर्ट आवृत्ति का मात्रक, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक, कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ऊर्जा का मात्रक, कैरेट सोने की शुद्धता का मात्रक, वाट शक्ति का मात्रक, जूल कार्य का मात्रक, न्यूटन बल का मात्रक। और आप कहेंगे बैकुरल तो आप कहेंगे सर बैकुरल हो जाता है रेडियो एक्टिविटी का नाम। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको वीडियो प्ले करके एक बार ऐसे रिवाइज कर लेना है। 2-4-10 दिन ऐसे 20-20 में आप रिवाइज कर लिया करेंगे, आपको सब रट जाएगा। तो आपको कहीं से अलग से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं कि नोट करने की आवश्यकता, केवल आप इसे आप ऐसे देख लेंगे, आपको चीज़ें रट जाएंगी। अगले पे आते हैं भाई इसके नीचे। अब इसमें कुछ आपकी ऐसी घटनाएं दी गई हैं यानी घटनाएं और उनसे संबंधित गुण। अब आपको इसके गुणों के विषय में यहाँ नहीं जानकारी मिलेगी, यहाँ केवल और केवल एग्जाम्पल के तौर पे जो एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधे वन लाइनर, तो उसका सीधा सीधा उत्तर। जैसे यहाँ लिखा है तारों का जो टिमटिमाना होता है या जल से भरे पात्र में पड़े हुए सिक्के का उठा हुआ नजर आना, तो किसकी घटना कारण, तो अपवर्तन के कारण। अगला लिखा है मृग मरीचिका जो बन जाती है। अब आपके लिए यहाँ कोई इसकी व्याख्या नहीं, यहाँ केवल आप इतना जानिए मृग मरीचिका की परिघटना होती है संबंधित किससे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ अगर कहा है मृग मरीचिका का बनना जो है तो किसकी वजह से, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। अगला है जल का तालाब कम गहरा दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है, अपवर्तन है। अगला हीरे का चमकना, तो हीरे का चमकना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल। अगर लिखा है प्रकाश तंतु का कार्य करना, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश जो नीले रंग का दिखाई पड़ता है उसका भी कारण है प्रकीर्णन, ठीक बात है। अगले पे आते हैं, अगले नीचे आते हैं इसके नीचे। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है आकाश का नीला दिखाई पड़ना, तो ये प्रकीर्णन है। सुबह शाम अगर आप कहेंगे सुबह शाम को सूर्य का लाल रंग दिखाई पड़ना, तो ये भी प्रकीर्णन के कारण। पानी के बुलबुले का रंगीन दिखना, तो किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। अगर लिखा है पानी की सतह पर पड़े मिट्टी का तेल अगर रंगीन दिखाई पड़ रहा है तो इसका कारण व्यतिकरण है। सीडी का रंगीन दिखना तो विवर्तन है। अगर कहा जाए प्राथमिक इंद्रधनुष का रंग लाल रंग बाहर की ओर तथा बैगनी रंग अंदर की ओर होता है, उसका कारण होता है 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परावर्तन होता है। नीचे आते हैं भाई इसके नीचे, यहाँ इसके नीचे आते हैं तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ ये द्वितीयक इंद्रधनुष, यानी अगर प्राथमिक इंद्रधनुष में आप कह रहे हैं बाहर लाल होता है अंदर होता है बैगनी, लेकिन द्वितीयक वाले में बैगनी बाहर होता है तथा लाल अंदर होता है। इसका भी कारण क्या होता है, 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन। अगला लिखा है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग जो दिखाई पड़ते हैं उसका कारण क्या है, व्यतिकरण व बहुलित परावर्तन। अगले पे आते हैं खतरे के चिन्ह का लाल रंग होता है इस वजह से क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी लाल रंग सबसे कम फैलता है और दूर से दिखाई पड़ जाता है, इसी वजह से खतरे के चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि सबको दिखाई पड़ जाए आसानी से। अगला है कांच में आई दरारें चमकदार दिखती हैं, इसका कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला लिखा है जल में पड़ी हुई परख नली चमकीली दिखती है, उसका कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और कालिक से पोता हुआ गोला जल में चमकता है, उसका कारण भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये सारे आपके ऐसे क्वेश्चन हैं, यानी आप कहेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हैं
जो आपके एग्जाम के लिए रिलेटेड जरूरी होते हैं, यानी एग्जाम से रिलेट करके होते हैं, प्रीवियस ईयर में खूब पूछे भी जाते हैं। आपको केवल एक काम करना है, वीडियो प्ले करिएगा और प्ले करके सरसरी जैसे मैंने ऐसे बोल दिया वैसे आप भी इसको देख लीजिएगा, आपको साफ साफ हो जाएगा कितना ध्यान है कितना नहीं ध्यान है, और आपको कहीं रटने और नोट करने की आवश्यकता इसको नहीं है, न बार बार इसको रटने की आवश्यकता है। ठीक बात है ना। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में। जानकारी कैसी लिखी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।